बीए थर्ड ईयर, अग्रसेन कॉलेज पॉलिटिकल साइंस की ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत है। देखिए, मैंने कल आपको बताया था कि संयुक्त राष्ट्र संघ किस प्रकार से कार्य करता है और यह है सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत को कैसे निभाता है। लेकिन साथ साथ ही आपको यह समझना आवश्यक है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अमेरिका की क्या महत्वपूर्ण भूमिका है। सामान्यतः अपन बताते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अमेरिका की भूमिका एक महत्वपूर्ण उपनिवेशवाद के रूप में रही है। सामान्यतः ये देखा जाता है कि विश्व को 3 भागों में विभाजित किया गया। एक प्रथम विश्व जिसमें कि पूंजीवादी राज्य या अमेरिका को रखा गया, और दूसरा विश्व जिसमें सोवियत संघ एवं अन्य साम्यवादी यूरोपीय देशों को रखा गया। तीसरे विश्व में वे देश शामिल किए गए थे जो विकासशील या अविकसित श्रेणी में आते हैं, जैसे एशिया, अफ्रीका एवं लैटिन अमेरिका। इन तीसरे विश्व के बारे में सर्वप्रथम 1961 में फेनन नामक वैज्ञानिक ने या राजनीतिज्ञ ने इसके बारे में चर्चा की थी कि तीसरी दुनिया वह होती है जो किसी दूसरे पर आश्रित एवं आत्मनिर्भर नहीं होती। इसके बाद जो पुस्तक उन्होंने लिखी थी 1965 का उन्होंने अंग्रेजी में अनुवाद किया, जिससे स्पष्ट हो गया कि विश्व में 3 महत्वपूर्ण विश्व हैं, प्रथम विश्व, द्वितीय विश्व और तीसरा विश्व। इरविन हेरोविज ने एक पुस्तक थर्ड वर्ल्ड ऑफ डेवलपमेंट निर्धारित की थी। इसके आधार पर यह निर्धारित किया गया कि विश्व में अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र की प्रवृत्ति किस प्रकार की होती है और किस प्रकार वह कार्य करता है। सामान्यतः अपन मानते हैं कि तीसरे विश्व के जो देश हैं, जिसे अपन एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में लेते हैं, इनकी कुछ विशेषताएं निर्धारित की गई। जैसे देखिए, इनके पास में जीविकोपार्जन के साधन बहुत कम थे, और इसे कह सकते हैं कि जीविकोपार्जन केवल यानी कृषि और बागवानी पर आधारित था। शिक्षा का कोई प्रसार नहीं था और सामान्यतः केवल इस कार्यों के माध्यम से ही जीविका चलाते। दूसरा था निर्यातों पर आश्रित। यूरोपीय देशों से या विकासशील देशों से जिन चीज़ों का यहाँ पर निर्यात किया जाता था, केवल उन्हीं का वो उपयोग करते और यहाँ पर उद्योग धंधे बिल्कुल भी नहीं थे। तीसरा है अधिक जनसंख्या। यहाँ को ना तो मनोरंजन के साधन थे और ना ही इन्हें अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र की गतिविधियों के बारे में ज़्यादा जानकारी थी। इस कारण उन्होंने वहाँ की जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ती हुई अन्य देशों की तुलना में बहुत अधिक हो चुकी थी। अस्थिर राजनीति, यहाँ पर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था हो या राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था हो, यहाँ पर प्रतिभाशाली नेतृत्व के आधार पर ही सरकार का गठन किया जाता था और जो उनके द्वारा नियम निर्धारित किए जाते थे उसी के अनुसार शासन व्यवस्था की जाती थी, जिसे अपन कह सकते हैं कि शक्तिशाली व्यक्तियों के हितों के आधार पर ही एक प्रकार से शासन व्यवस्था संचालित की जाती थी, जिसका कोई समय निर्धारण नहीं था, इसलिए वहाँ की शासन व्यवस्था अस्थिर थी। इसके बाद है करिश्माती नेतृत्व। प्रतिभाशाली नेतृत्व और व्यक्तित्व के आधार पर जो व्यक्ति अपनी छवि बना लेता था, उसी को या तो राष्ट्र का प्रधान बना दिया जाता था या उसका निर्वाचन कर दिया जाता था और उन्हें राज्य की समस्त शक्तियाँ सौंप दी जाती थी। विधायक का कहास, यहाँ पर अपन ये कह सकते हैं कि 2 प्रकार की शासन व्यवस्थाएं संचालित की जाती, या तो यहाँ पर संस्थात्मक शासन व्यवस्था पाई जाती थी या यहाँ पर अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। लेकिन संस्थात्मक शासन व्यवस्थाएं होते हुए भी संपूर्ण शक्तियाँ उस प्रतिभाशाली नेतृत्व के पास में होती थीं जो करिश्माती आधार पर पद प्राप्त करता था। विधायिका कोई भी कार्य नहीं कर सकती थी जब तक कि किसी प्रकार का कोई आदेश राज्य के संप्रभु द्वारा नहीं दिया जाता था। इसके बाद देखिए भ्रष्टाचार की व्यापकता। लोगों के पास में आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण अधिक से अधिक सुख सुविधाएं और निर्यात किए गए सामान को प्राप्त करने के लिए अधिक से अधिक भ्रष्टाचार फैलने लगा। सामान्यतः अपन ये कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार की व्यापकता इतनी अधिक हो गई थी कि यहाँ पर कुछ व्यक्ति ज़्यादा पैसे वाले होते चले गए और कुछ व्यक्ति शोषण के शिकार होते चले गए। इसके बाद देखिए कि सैन्य सामग्री पर आधार। प्रत्येक राष्ट्र का अपने कुछ निश्चित उद्देश्य होते हैं और निश्चित सिद्धांत होते हैं, जिसमें राष्ट्रीय हित सबसे अधिक माना जाता था। इन गरीब राष्ट्रों के पास या एशिया, अफ्रीका एवं लैटिन अमेरिका के राष्ट्रों के पास आय के स्रोत तो नहीं थे, लेकिन सीमाओं की सुरक्षा को ज़्यादा महत्व देकर उन्होंने सैनिक सामग्री को अधिक से अधिक मात्रा में खरीदना प्रारंभ किया और
यहाँ पर ना तो उत्पादन होता था और विदेशों से, या अपन ये कह सकते हैं कि प्रथम या द्वितीय विश्व से, विशेष तौर से अपन यूरोपीय देशों के बारे में कह सकते हैं कि यूरोपीय देशों के माध्यम से जिस चीज़ का निर्यात किया जाता था उसमें सैनिक सामग्री महत्वपूर्ण स्थान रखती है और उसे ऊंचे दामों में खरीदा जाता था, जिससे कि और अर्थव्यवस्था कमज़ोर होती चली गई। इसके बाद देखिए कि विलासतापूर्ण जीवन, बाहर से निवेश की गई वस्तुओं का उपयोग विलासतापूर्ण जीवन के रूप में किया जाना चाहिए, यानी कि उनका ज़्यादा से ज़्यादा भौतिक सुख सुविधाओं का उपयोग करने के साथ साथ में देश की अर्थव्यवस्था और ज़्यादा कमज़ोर होती चली गई और देश का अधिकतम आय विदेशों में स्थानांतरित हुआ। सामान्यतः ये तो तीसरे विश्व की कुछ विशेषताएं थी। इसके बाद देखिए कि तीसरे विश्व की महत्वपूर्ण भूमिका क्या है, या अपन ये कह सकते हैं कि इसका महत्वपूर्ण कार्य जो इनके द्वारा किए गए और अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कौन कौन से कार्य किए गए थे। सबसे पहले देखिए कि एशियाई मैत्री संधि का निर्माण किया गया था, जिसमें एशिया के लोग, दक्षिणी एशिया, उत्तरी या अपने पश्चिमी एशिया, इन दोनों ही एशियाई देशों ने अपने कुछ राज्यों के साथ में आपसी संधियां निर्धारित की थी, जो व्यापारिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में और सांस्कृतिक क्षेत्र में और आयात एवं निर्यात को निर्धारण करने के लिए की गई थी। जैसे 1947 में एक मैत्री संधि निर्धारित की गई थी, जिसमें एशिया के 28 राज्यों ने भाग लिया था। इसके बाद में यही एशियाई संधि 1950 और 1954 में भी निर्धारित की गई थी, जो दोनों देशों के या आपसी सहयोगी राष्ट्रों के मध्य व्यापारिक संबंधों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देती है। इसके बाद एक बांडोंग सम्मेलन भी किया गया था। बांडोंग सम्मेलन के तहत केवल एशियाई राष्ट्रों को ही नहीं, एशिया एवं अफ्रीका के राष्ट्रों को समायोजन के आधार पर एक सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें आयात और निर्यातों को निर्धारित किया जा सकता हो और किसी प्रकार से व्यापारिक एवं राजनीतिक संबंध स्थापित किए जा सकते हैं। यह 27 अप्रैल 1955 को निर्धारित किया गया था और इसमें 29 राष्ट्रों ने भाग लिया था इस सम्मेलन के तहत। इसके बाद देखिए कि एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका, यानी कि इन तीनों ही राष्ट्रों के लिए एक अलग से और जैसे गुट निरपेक्ष आंदोलन का स्थापना की गई थी। गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना 1961 के तहत की गई थी, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री, मिस्र के राष्ट्रपति और यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति इत्यादि उन्होंने शामिल थे। विशेष तौर से अब देखिए कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के बाद भी कुछ राष्ट्रों ने, जो गुट निरपेक्ष देशों के भी थे और अन्य सदस्य यानी कि कुछ छोटे, या अपन ये कह सकते हैं कि कुछ छोटे संगठन थे, उनके भी सदस्य थे। इसमें एक G77 जिसकी स्थापना 1969 ईस्वी में या 1960 ईस्वी में की गई थी, और G15 जिसका 1989 में बेलग्रेड सम्मेलन के तहत किया गया था। साथ साथ ही अगर देखिए कि जो तीसरे विश्व के जो भी राष्ट्र हैं, उनकी जो सबसे बड़ी समस्याएं थी वो भुखमरी, बेरोजगारी, अशिक्षा, इस प्रकार के। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में जहां डॉलर की स्थिति ज़्यादा मजबूत थी, वहीं अन्य देशों की मुद्राओं का मूल्यांकन भी कम था। तो उनकी कुछ अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र, या अपन ये कह सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के समक्ष कुछ मांगें निर्धारित की गई थी, जिसके तहत सबसे पहली बात यह थी कि नव उपनिवेशवाद को समाप्ति करने। नव उपनिवेशवाद वह बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से शोषण की प्रक्रिया होती है जो अन्य देशों पर लादी गई हो। इसके द्वारा इन राज्यों का शोषण होता था, इसे समाप्त करने के लिए इसकी मांग की गई थी। इसके बाद में नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग की गई थी, जिसके तहत सभी राष्ट्रों के मध्य व्यापार के नियम निर्धारित किए जा सकें, आय एवं व्यय या आय एवं निर्यात, इन चीज़ों का निर्धारण किया जा सकता हो कि किस प्रकार से उनमें ब्याज दर किस प्रकार से समान रखी जाते हैं। इसके बाद था उत्तर दक्षिण संवाद। उत्तर दक्षिण संवाद का मानना यह है कि एशियाई देश, अफ्रीकी देश और लैटिन अमेरिका के देशों के व्यापारिक संबंध यूरोपीय देशों के साथ में होना चाहिए, यानी कि दक्षिण के अविकसित राष्ट्रों का व्यापारिक संबंध उत्तर के यूरोपीय विकसित राष्ट्रों के साथ होना आवश्यक है, और इसके अभाव में इन देशों का उद्धार नहीं हो सकता। इसके बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ का लोकतंत्रीकरण। संयुक्त राष्ट्र संघ का लोकतंत्रीकरण से तात्पर्य यह है कि जनसंख्या के आधार पर संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में सदस्यता प्राप्त करना, इसके बाद सुरक्षा परिषद में सदस्यता प्राप्त करना, तीसरे विश्व के देशों के विकास में विशेष तौर से संयुक्त राष्ट्र संघ का
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का या विश्व बैंक का सहयोग लोकतांत्रिक तरीके से किया जाना आवश्यक है। इसके अभाव में इन देशों का विकास नहीं हो सकता। विशेष तौर से अपने माना जाता है कि अमेरिका की महत्वपूर्ण भूमिका ये रही है कि इन्होंने उत्तर दक्षिण संवाद को, विभिन्न प्रकार के सहयोगात्मक, संयुक्त राष्ट्र संघ में आंशिक सहयोग, विश्व बैंक के लिए सहायता प्रदान करना, इन देशों के लिए विशेष तौर से सहायता प्रदान करने के लिए अपना यानी पहल की थी। और इसी के माध्यम से अपने मानते हैं कि जहां तीसरे विश्व के देश कमज़ोर एवं निम्न माने जाते हैं, उसी प्रकार से यूरोपीय देशों के समस्त राष्ट्र, विशेष तौर से जिसका नेतृत्व अमेरिका करता है, उन्होंने सहयोग की नीति के माध्यम से एशिया में अपने प्रभाव को बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। ठीक, इसके बाद बताएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो।